वंदे मातरम। भावी शिक्षक साथियों, जैसे कि आपको पता है, कुछ समय पूर्व ही लेवल 1 के जो भी कैंडिडेट थे उनके जिला आवंटन का कार्य पूरा हो चुका है और पीडीएफ के रूप में पूरी लिस्ट आ चुकी है कि किस किस कैंडिडेट को कौन कौन सा जिला अलॉट हुआ है। उसके वीडियो में मैंने बताया था कि जल्दी मैं नियुक्ति से संबंधित जो भी विशेष दिशा निर्देश होंगे उसके संबंध में विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो आज ही दिनांक 10/9/2023 को निदेशालय प्राथमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण जो निर्देश जारी किए गए हैं कि किस तरीके से नियुक्ति है वो की जाएगी, पदस्थापन की प्रक्रिया है किस तरीके से संपन्न की जाएगी, उसके संबंध में विस्तार से 5 पेज की जो पूरी पीडीएफ है वो है। और ये पीडीएफ मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त जिला और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्राथमिक शिक्षा समस्त जिले सभी को संबोधित करते हुए की गई है। हालांकि इसमें जो कुछ पॉइंट्स है वो डीओ या जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी उनके संबंध के हैं, लेकिन कर्मचारी या जो भी कार्मिक है या जो भी अभ्यर्थी है जिनकी नियुक्ति की जानी है उनके लिए भी कई महत्वपूर्ण बातें इसमें हैं। और इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सूचित कर रहा हूं कि क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं और इस पूरी भर्ती की प्रक्रिया में जो पदस्थापन की प्रक्रिया होगी उसका शेड्यूल क्या रहेगा, किस किस तारीख को क्या क्या प्रोसेस होगा। और वैसे आपको पता है कि 2 या 3 दिन इसकी काउंसलिंग की जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, सारी डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो में बने रहें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखें। और तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसमें लिखा हुआ है कि कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2022 के अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी नॉन टीएसपी के लिए जो भी लेवल 1 के और विशेष शिक्षा सामान्य शिक्षा के जो विज्ञापन है वो जारी किए गए थे। और जिसकी जो वेबसाइट है rsmssb.rajasthan.gov, इस पर आप देख सकते हैं। तो जैसे ये साइट है RSMB की, राजस्थान स्टेट रिक्रूटमेंट जो पोर्टल है, इस पर आप यहाँ देखेंगे तो ये पूरी डिटेल है। आपको विज्ञप्ति अगर प्राइमरी टीचर चाहिए तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, किस तरीके की पोस्टें थी, कितने पोस्ट थी, क्या था, डिवाइडेशन वगैरह क्या था, इस सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो अब जैसे ही मैं आपको एक बार ये विज्ञप्ति भी डाउनलोड करके बता देता हूँ। ये जो विज्ञप्ति है ये पूरी विज्ञप्ति 26 पेज की थी, जिसमें लेवल 1 की जो विज्ञप्ति थी इसमें कुल कितने पद थे, किस किस कैटेगरी के क्या पद थे, क्या योग्यता वगैरह थी, ये सारी जानकारी इसमें थी। तो ये आप एक बार डाउनलोड करके अच्छे से देख लें। उसके बाद अगला जो पॉइंट है कि ये सारा होने के बाद में, रिजल्ट घोषित होने के बाद में 2 गुना जो भी कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई थी उनका दस्तावेज सत्यापन है और वो प्रत्येक जिला मुख्यालय पे हो चुका है। और जिसके डीओ एलिमेंट्री द्वारा और साला दर्पण पोर्टल पर रिक्रूटमेंट मॉडल है उसमें जो भी टिप्पणियां वगैरह प्रविष्ट कर दी गई थी और उसी के बाद में फाइनल लिस्ट है वो जारी हो चुकी है कुछ दिन पहले ही लेवल 1 की। और उसके बाद में आज जिला आवंटन भी हो गया है और इसमें लिखा हुआ है कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो भी उक्त भर्ती के अंतर्गत अभ्यर्थियों का चयन करके 31/8/2023 को परिणाम जारी किया गया था। और विभाग द्वारा 10/9/2023 द्वारा यानी आज ही नियुक्ति और पदस्थापन हेतु जिला आवंटन का कार्य है वो किया जा चुका है। और इसके जो जिला आवंटन है उसको आप अगर देखना चाहें तो उसके लिए मैंने पूरा वीडियो बना करके आपको कुछ समय पूर्व ही अपलोड कराया था। और वेबसाइट जो अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक है educationsector.rajasthan.gov, यानी जो ये लिंक है इस लिंक पे आपको यहाँ जाकर के आपको जैसे यहाँ प्राइमरी अपर प्राइमरी और RSSB जो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ये सारे जो भी TSP नॉन TSP स्पेशल के वगैरह सभी की PDF है, आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की जो PDF है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट चेक कर लें कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको अलर्ट हुआ है। उसके बाद में आपको क्या क्या कार्रवाई करनी है, तो जैसे ये भर्ती की जो भी प्रक्रिया के बाद में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक से नियुक्ति और पदस्थापन की प्रक्रिया है वो निर्धारित कैलेंडर के अनुसार की जाएगी। और उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होगा, तो वो जैसे अभ्यर्थी की जो पात्रता का जांच का काम है वो दस्तावेज जो भी उपलब्ध कराए गए उनके आधार पर होगा। यानी अभी जो कुछ दिन पहले डीवी हुई थी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें सारे फाइल्स वगैरह है आपकी वैसे जमा है, तो उन्हीं के आधार पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट की वापस पुनः जांच होगी। और उसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है, अब इसमें एक तो ये है कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों की जहाँ पात्रता जांच का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक द्वारा उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। यानी जो भी फाइल आपने जमा कराई थी उसके आधार पर वापस डॉक्यूमेंट जांच होगी। और अंतिम पात्रता जांच तो आवंटित विद्यार्थियों को व्यक्ति से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज से भिन्नता प्रकट हो रही हो अथवा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा उस अभ्यर्थी से संबंधित उपलब्ध करवाए गए दस्तावेज से पात्रता जांच नहीं हो पा रही है तो उस स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को सूचित करते हुए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए पाबंद किया जाएगा।
अगला है कि उक्त भर्ती 2022 में अंतर्गत अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में विभाग द्वारा दिशा निर्देश संलग्न किए जा रहे हैं। यानी क्या क्या दिशा निर्देश हो गए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो इसमें आगे दिया हुआ है और उसी के अनुसार नियुक्ति और पदस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। अब पहला जो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने योग्य है वो है कि जिन अभ्यर्थियों की प्रशैक्षिक योग्यता यानी डीएलएड, क्योंकि लेवल 1 का ये भर्ती है और लेवल 1 में बीएसटीसी या डीएलएड है वो अनिवार्य है, तो डीएलएड अगर अन्य राज्य से की हुई है तो निदेशालय स्तर से उसकी डिग्रियों की जांच करवाए जाने के उपरांत ही दिशा निर्देश के अनुसार नियुक्ति और पदस्थापन की कार्रवाई की जाए। यानी जिनकी बाहर की डिग्री है उनको एक बार काउंसलिंग में तो शामिल किया जाएगा, लेकिन उनकी जो पदस्थापन की कार्रवाई है वो अभी फिलहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डिग्री का वेरिफिकेशन होने के बाद ही की जाएगी और इसके लिए निदेशालय द्वारा अलग से जांच करके सूचित किया जाएगा। किंतु उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाना, यानी उन काउंसलिंग तो होगी लेकिन जो नियुक्ति होगी वो बाद में होगी जब भी इनकी डिग्री वेरीफाई हो जाएगी उसके आधार पर। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के पत्र क्रमांक के अनुसार बीएड बाल विकास डिग्री धारक या ग्लोबल विश्वविद्यालय से प्राप्त डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों का चयन होने की स्थिति में उन्हें काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाना है, लेकिन उनके भी पदस्थापन आदेश जारी नहीं किए जाने। यानी एक तो डीएलएड अगर बाहरी राज्यों से की हुई है या बाल विकास से सीडी बीएड जो भी कहते हैं उसको बीएड की हुई है, जैसे उदयपुर में है वो, तो उसके अगर कोई ऐसी है या ग्लोबल विश्वविद्यालय से अगर कोई डिग्री है तो उसकी भी काउंसलिंग में तो शामिल करना है लेकिन उनको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अभ्यर्थी जिस शिक्षण संस्था या महाविद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा वर्ष में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है उस प्रशिक्षण संस्थान या महाविद्यालय की उस वर्ष की एनसीटी की मान्यता की पुष्टि करवाए जाने के उपरांत ही नियुक्ति और पदस्थापन की कार्रवाई की जाए। यानी जिस विद्यालय से महाविद्यालय से कॉलेज से एसटीसी की है उस वर्ष की उसकी जो एनसीटी की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और इसके लिए इसका जो भी चेकिंग है वो एनसीटी की साइट से किया जा सकेगा। और इस अन्य राज्यों के मामले में बिंदु 5 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बिंदु 5 का मतलब हो गया कि निदेशालय स्तर पर इनकी जाँच करके बाद में इनको नियुक्ति दी जाएगी। अगला है कि जिन अभ्यर्थियों का उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे से चयन हुआ है, कई खिलाड़ी है या ऐसे कैंडिडेट है जो उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में चयन हुए तो उनके खेल प्रमाण पत्रों का निदेशालय स्तर से वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। अतः इस संबंध में निदेशालय से वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत ही तदनुसार नियुक्ति और पदस्थापन की कार्रवाई की जाए, किंतु उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाना है। यानी काउंसलिंग तो उनकी होगी लेकिन उनका जो भी नियुक्ति आदेश है वो निदेशालय से वेरिफाई होने के बाद ही होगा। अगला है कि आपके जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएमएचओ से संपर्क स्थापित कर मेडिकल बोर्ड का जो भी गठन करें और उक्त भर्ती में जो दिव्यांग श्रेणी के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाए और अभ्यर्थी की दिव्यांगता की जांच मेडिकल बोर्ड के से माध्यम से करवाए जाने के उपरांत ही नियुक्ति या पदस्थापन की कार्रवाई की जाए, किंतु उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाना है। अब इसमें ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे खिलाड़ियों को नियुक्ति नहीं देनी है, अभी इनकी काउंसलिंग होगी, उसी तरह से तो दिव्यांग श्रेणी में जो भी अभ्यर्थी है वो सिलेक्ट हुए हैं उनकी भी जो भी सीएमएचओ के द्वारा जो मेडिकल बोर्ड गठित होगा उसके द्वारा उसकी जांच होगी, उनके जो भी सर्टिफिकेट है उसकी जांच होगी और उसके बाद ही इनको नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन पूर्ण रूप से नेत्रहीन या दृष्टिहीन अभ्यर्थी है उनको मेडिकल बोर्ड से जाँच करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो 40% या उससे ऊपर है उनके लिए मेडिकल बोर्ड जो भी बैठेगा उसके जाँच के बाद ही इनको नियुक्ति दी जानी है। इसके अलावा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 या 22, क्योंकि लेवल 1 के दोनों एग्जाम मान्य हैं 21 और 22 का, तो उसमें लेवल 1 में जो भी प्राप्तांक है उनका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो भी साइट है उससे भी मिलान किया जाना आवश्यक है, तभी उनको पात्र माना जाए। अगर उसकी बोर्ड की साइट में और उनकी मार्क लिस्ट में कुछ गड़बड़ है तो वो हो सकता है फर्जी कैंडिडेट हो, तो उसकी भी जाँच की जाएगी। इसके अलावा आरक्षित वर्ग में चयनित अभ्यर्थी यदि राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्य के हैं और अन्य राज्यों से विवाह उपरांत जो महिलाएं राजस्थान में प्रवासित हुई है उनको आरक्षित पदों पर नियुक्ति दे नहीं है। यानी राजस्थान के बाहर के जो भी कैंडिडेट है चाहे स्त्री हो या पुरुष हो वो सामान्य श्रेणी में गिने जाएंगे, तो उनका जो भी अगर सिलेक्शन सामान्य श्रेणी में है तो भी उनको यानी सिलेक्शन कैटेगरी अनुसार मिलान किया जाए और वो उनको सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। अगर वो किसी रिजर्व श्रेणी में काउंट हुए हैं तो उनको सामान्य श्रेणी में अगर वो पात्रता में आते हैं तभी इनको नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 267 के प्रावधान के अनुसार अभ्यर्थी से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है और नियम 268 के अनुसार सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य और सेवा के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में संभावित बाधा डालने वाले किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए और नियुक्ति के लिए चयन होने पर
सक्षम अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी चरित्र प्रमाण पत्र भी चाहिएगा और इसके अलावा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जो भी है वो भी आवश्यक होगा। इसके अलावा नियुक्ति पर कार्यग्रहण से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा, यानी जो भी आप संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक है जहाँ भी आपका निवास है वहाँ के पुलिस अधीक्षक द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र है, सदाचरण रिपोर्ट और सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ये प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जाए। अब इसमें कई लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग के समय आपको ये जरूरी नहीं है, लेकिन नियुक्ति जब भी होगी, जैसे आपको काउंसलिंग में आपको कोई भी विद्यालय अलॉट किया गया तो जब भी आप विद्यालय में कार्यग्रहण करने जाएं आपके पास में पुलिस रिपोर्ट और चिकित्सा अधिकारी द्वारा सक्षम चिकित्सा अधिकारी यानी पीएमओ या सीएमएचओ का जो भी सर्टिफिकेट है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है, वो अनिवार्य रूप से आपके पास होना चाहिए, तभी आपको नियुक्ति दी जाएगी, कार्यग्रहण करवाया जाएगा। काउंसलिंग में आप भाग ले सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग के बाद में और नियुक्ति से पहले या कार्यग्रहण से पहले आपको ये दोनों सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से तैयार करवाने हैं। और जिन अभ्यर्थियों की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं मिल पाई जाए, यानी मान लो जिसमें किसी के पुलिस केस वगैरह कहीं हो चुका है, तो उनके विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 4/12/19 और 26/10/2021 के अनुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित कराएं। इसके अलावा किसी अभ्यर्थी को पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाए जाने अथवा पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के बिना कार्यग्रहण करवाया जाता है तो संबंधित संस्था प्रधान के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस भी विद्यालय में कार्यग्रहण करने जा रहे हैं वहाँ के संस्था प्रधान की भी जिम्मेदारी है कि वो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और मुख्य रूप से पुलिस का सत्यापन प्रमाण पत्र ये अनिवार्य रूप से लें और बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दोनों के किसी भी हालत में उनको कार्यग्रहण नहीं करवाएं। अगर कार्यग्रहण करवाते हैं तो उनके खिलाफ में भी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये सभी संस्था प्रधान वगैरह भी विशेष रूप से ध्यान रखें और जो भी कार्मिक या अभ्यर्थी है वो भी ये दोनों डॉक्यूमेंट है वो नियुक्ति से पहले यानी कार्यग्रहण से पहले तैयार करवा लें। और संबंधित संस्था प्रधान द्वारा नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक FD जो भी है और समय पर जो भी निर्देश जारी किए गए उसके अनुसार 1/6/2002 को या उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं है उस आशय का शपथ पत्र है वो 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्राप्त किया जाए। यानी नियुक्ति के समय जो भी अभ्यर्थी है उनको संतान संबंधी घोषणा है वो भी देनी है और 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर देनी है, ये भी विशेष रूप से ध्यान दें। इसके अलावा कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार धूम्रपान या मद्यपान या गुटखा सेवन नहीं करने का जो शपथ पत्र या अंडरटेकिंग है वचनबद्धता है वो भी निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जाए। वैसे ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये आपकी जब DV हुई थी उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अधिकांश से वो ले लिए गए थे और वो आपके फाइल में मिल जाएंगे, आपके पास में भी होंगे तो वो चलेंगे। लेकिन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और पुलिस वेरिफिकेशन ये आपको नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद और कार्यग्रहण से पूर्व आपको तैयार करवाने। पुलिस सत्यापन आप तो कुछ समय पहले करवा सकते हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है वो आपके नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद ही आपको तैयार करवाना है ताकि कहीं कोई समस्या नहीं हो। और कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के पत्र के अनुसार जो भी भारत के संविधान के प्रति निष्ठा और राष्ट्र की प्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने और जो भी ईमानदारी, राजनिष्ठा, निष्पक्षता संबंधी जो भी शपथ पत्र है वो भी आपको देना है। यानी जहाँ भी आप कार्यग्रहण करें वहाँ आपको सेवा अभिलेख में इसको संकलित किया जाना है। इसके अलावा दहेज नहीं लेने संबंधित स्व घोषणा प्रमाण पत्र भी शामिल करना है और ये भी प्रमाण पत्र आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी लिया गया था, चेक किया गया था, तो वो आपके फाइल में जरूर होगा। इसके अलावा नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करना है कि उनके द्वारा अर्जित जो भी शैक्षिक योग्यता है और जो भी प्रमाण पत्र है अगर वैध या मान्य नहीं पाए जाते तो उनकी नियुक्ति है वो निरस्त करके उनके विरुद्ध में जो भी कार्रवाई करने का अधिकार है विभाग के पास रहेगा। तो अगर आपने सामान्य जो शपथ पत्र दिया था अगर DV के समय तो अब आपको 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर ये सारे शपथ पत्र तैयार करवाने। जहाँ भी 50 रुपये का नॉन जुडिशियल लिखा हुआ है वहाँ आपको स्टाम्प पेपर ला करके ही उस पर टाइपिंग करवा करके ये शपथ पत्र आपको जहाँ भी कार्यग्रहण कर रहे हैं वहाँ आपको देना है। और नियुक्ति आदेश में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लंघन किया जाए कि किस अभ्यर्थी का चयन किस वर्ग के निर्धारित आरक्षण के प्रति किया गया है। यानी जब भी आपका नियुक्ति आदेश होगा उसमें आपकी कैटेगरी किस कैटेगरी में आपका चयन हुआ है और जिला जो भी है वो सारा आपके नाम के सामने दर्शाया जाएगा। और अगर उसमें कोई विपरीत परिस्थिति है तो फिर जिम्मेदारी जो भी अभ्यर्थी उनकी रहेगी।
और जो भी कार्यकरण करवाते समय भी जो भी संस्था प्रधान है वो भी ध्यान दें कि जो भी नियुक्ति आदेश में कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट है उसकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आप अनिवार्य रूप से चेक करें कि उस कैटेगरी का वो कैंडिडेट है या नहीं है जिस कैटेगरी में उसकी नियुक्ति हुई है। इसके अलावा नवनियुक्त अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति या पदस्थापन के संबंध में इस कार्यालय के समसामयिक निर्देश दिनांक 4/9/2023 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जो जारी किए गए थे, जिसका मैंने पहले वीडियो बना करके अपलोड किया हुआ है 4 दिन पहले ही, वो भी आप जरूर एक बार देख लें। उन नियमों को सारों को पालन करना है। उसमें एक तो वरीयता के संबंध में भी निर्देश है, टीएसपी नॉन टीएसपी के संबंध में भी निर्देश है, इसके अलावा सेकेंडरी सेटअप और प्राइमरी सेटअप के संबंध में भी निर्देश है। पूरा वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, वो आप जरूर देखें ताकि आपको और भी स्पष्ट जानकारी इसके बारे में हो जाएगी। इसके अलावा नव चयनित जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी प्रथम नियुक्ति या पदस्थापन है वो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में ही किया जाना है, ये भी विशेष बात है। और इसके अलावा चयनित अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र या अन्य जो प्रमाण पत्र है उनकी पात्रता निर्धारित करने हेतु वांछनीय है कि संबंध में शिकायत पर अगर प्राप्त होती है तो उसकी जाँच अनिवार्य रूप से की जाए। यानी आपको ओरिजिनल प्रमाण पत्र वो चेक करने हैं और किसी भी तरीके से अगर उसमें कुछ मिसमैच है तो आपको जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क करके उसका निवारण करना है। इसके अलावा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 18/10/2021 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए नव चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और पदस्थापन के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। ये डायरेक्टर महोदय का 10/9/2023 का आज का ही आदेश है। इसके अलावा और भी कुछ निर्देश है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा पात्र अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन हेतु आयोजित काउंसलिंग की सूचना के संबंध में राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रदर्शित करवाई जाए। यानी जो भी सीईओ होंगे वो इस संबंध में विज्ञप्ति अखबार में जारी करेंगे कि इस जिले में इस तारीख को जो भी शेड्यूल होगा वो होगा और किन किन अभ्यर्थियों को किस तारीख को वहाँ अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाने या नियुक्ति के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा नियुक्ति आदेश में कार्यग्रहण की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाए और उस अंतिम तिथि तक अगर आप कार्यग्रहण नहीं करते हैं तो आपका जो भी नियुक्ति आदेश है वो निरस्त मान लिया जाएगा। और कार्यग्रहण की अंतिम तिथि में अगर वर्दी से संबंधित कोई भी अगर आदेश जारी होता है तो वो जो भी जिला स्थापना समिति की अनुबंधन के उपरांत ही वर्दी जारी होगा। इसके अलावा नवचयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के माध्यम से ही विद्यालय आवंटित कर नियुक्ति प्रदान की जाए और किसी को भी ऑफलाइन कार्यग्रहण नहीं करवाया जाना है। यानी जो भी कार्यग्रहण होगा वो ऑनलाइन होगा। तो आपको डीओ कार्यालय द्वारा जो भी आपके विद्यालय आवंटित होगा उसमें साला दर्पण पे आपके उसमें एंट्री कर दी जाएगी और उसी के साला दर्पण से ही आपको ऑनलाइन कार्यग्रहण करना है। ऑफलाइन किसी तरीके से कोई भी कार्यग्रहण नहीं करना है। और यदि किसी कारणवश जिला परिषद की स्थापना समिति द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किए जाने की स्थिति उत्पन्न हो तो राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त निर्देश के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद का दायित्व है कि वो उनके प्रस्ताव जिला सरकार को अनुमोदन हेतु भिजवाए। तो ये जिला परिषद का काम है। कैंडिडेट के संबंध में जो भी निर्देश है वो मैं आपको विशेष रूप से बता रहा हूँ और इसके संबंध में जो पूरा कैलेंडर जारी किया गया है कि किस किस तारीख को क्या क्या होगा। तो जैसे लेवल 1 का जो भी शेड्यूल होगा वो किस तरीके से होगा तो संबंधित जिला मुख्य जिला कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ जो भी है जिला परिषद के उनके द्वारा मेरिट में जो भी चयनित अभ्यर्थी है उनके दस्तावेजों और नियमों का विभागीय दिशा निर्देश के अनुसार परीक्षण करके जो अभ्यर्थी की सूची तैयार की जाएगी वो 14/9 से लेकर के 16/9 तक की जाएगी। यानी 16/9 तक आपको अंतिम रूप से जो भी लिस्ट है वो प्राप्त हो जाएगी। प्राप्त के आपको कौन सा जिला अलॉट हुआ उस जिले में आपकी किस जो वरीयता सूची है या काउंसलिंग की सूची है आपको किस नंबर पे आपको आप नाम है और उसमें अगर कुछ भी आपकी कमी वगैरह रहती है तो आपको तुरंत संपर्क करना है क्योंकि जिला आवंटन हो चुका है। और जिला आवंटन के बाद में जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कैंडिडेट है वो जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी को मिल जाएंगे और वहाँ से वो लिस्ट बना करके आपको 16 तारीख तक अंतिम रूप से वो लिस्ट सूची जारी कर देंगे। उसके बाद में संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की सूची काउंसलिंग हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक को उपलब्ध कराना ये 17/9 को उपलब्ध कराई जाएगी। यानी सबसे पहले जो भी लिस्ट है वो जिला परिषद द्वारा तैयार की जाएगी मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा। उसके बाद में वो लिस्ट है वो डीओ एलिमेंट्री को भेजी जाएगी, वहाँ से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के अनुसार साला दर्पण पोर्टल पर जिले की लॉगिन पर उपलब्ध विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार काउंसलिंग हेतु रिक्त पदों को अपलोड करना। यानी जो रिक्त पदों की सूचना है वो आपको 18/9 को मिल जाएगी। 17 तारीख को आपको जो जिला परिषद द्वारा डीओ एलिमेंट्री को लिस्ट मिल जाएगी और 18 तारीख को जो भी वैकेंट सीटें हैं उसकी सूचना है वो साइट पे अपलोड कर दी जाएगी। साला दर्पण पोर्टल पे आपको मिल जाएगी कौन से जिले में कौन सी लिस्ट है या वैकेंट पोस्ट है कौन सी पोस्ट है खोली गई है उसके संबंध में। और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक द्वारा विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार
काउंसलिंग के लिए रिक्त पदों और अभ्यर्थियों की वरीयता सूचियों का जो प्रकाशन है वो 19/9/2023 को होगा और 20 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक 20, 21 और 22 3 दिन आपको विद्यालय से जो भी अभ्यर्थी हैं उनसे विद्यालय का विकल्प भरवाया जाकर विद्यालय का आवंटन है वो किया जाएगा, यानी नियुक्ति प्रक्रिया की जाएगी। और उसके बाद में ये सारा प्रोसेस होने के बाद में 22 तारीख तक जो भी विकल्प भरवाने के बाद में जिला स्थापना समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत नियुक्ति आदेश से वो जारी किए जाएंगे। वो 23/9 से लेकर के 26/9 के बीच में कभी भी आपके नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। और उसके बाद में आपको जब भी आप जहाँ आपका नियुक्ति आदेश जारी होता है, पदस्थापन होता है, उस विद्यालय में आप जाएं तो जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ कहे हुए हैं, शपथ पत्र, चाहे वो संतान संबंधी हो, धूम्रपान संबंधी हो या चिकित्सा प्रमाण पत्र हो या पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के जाएं। और संबंधित शिक्षा जो भी विद्यालय के संस्था प्रधान है वो भी सुनिश्चित करें कि जो भी कार्मिक या अभ्यर्थी उनके लिए ज्वाइनिंग के लिए उपस्थित हुआ है उनके कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट सही हो और उसी कैटेगरी हो जिस कैटेगरी उसका आदेश है। और इसके अलावा जो भी नियम है उनको भी अच्छी तरह से देख लें। इसमें एक और दिया हुआ है कि जिन जिलों में अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार काउंसलिंग 1 अथवा 2 दिवस में संपन्न हो जाएगी, उन जिलों में जिला स्थापना समिति से अनुमोदन संबंधित कार्रवाई है वो 23/9 से ही पूर्व करवा ली जाए। और मान लो संख्या ज़्यादा होगी तो 23 से 26 के बीच में वो कार्रवाई की जाएगी और उसी के अनुसार है वो नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। और ये निदेशक महोदय के जो भी डिजिटल साइन से ये फाइल जारी की गई जिसके राज्य का उसके रेफरेंस नंबर भी यहाँ दिए हुए हैं। और ये महत्वपूर्ण गाइडलाइन थी कि किस तरीके से शेड्यूल होगा, कि किस तरीके से नियुक्ति दी जाएगी, कौन कौन से तारीख को क्या क्या काम होगा, सारी जानकारी मैंने आपको विस्तार से बता दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और इस संबंध में जो पहले मैंने जो वीडियो जारी किए हैं वो आप जरूर देखें ताकि आपको वरीयता क्रम वगैरह पता चल जाए कि वरीयता जो होगी, जो भी पोस्टिंग के संबंध में पदस्थापन में किन को वरीयता दी जाएगी, किस कैटेगरी को किस लेवल पे वरीयता दी जाएगी, उसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखे हैं, वो भी आप जरूर देखें। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पे बने रहें और इस संबंध में और भी कोई अपडेट होगी तो मैं इसी चैनल पे देता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।